नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए हिंदी वर्णमाला की थ्योरी लेकर आया हूँ भैया, जो आने वाले एग्जाम के लिए आपको बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। कहीं ना कहीं आपके 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। हम आपको बता दें, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्णमाला में जिसको दिक्कत होती है, आज की वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करता है प्रकाश क्लासेस। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराएंगे हम। चलिए, तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, अगली स्लाइड पर सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण विचार की। वर्ण का मतलब क्या होता है, वर्ण विचार की बात की जाएगी भैया। इसके बारे में आपको जानना है। वर्ण विचार क्या होता है? वर्ण जो होते हैं भैया, वर्णमाला के समूहों को, जो वर्ण हैं आपके, उनके समूहों को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। वर्ण की बात करते हैं। वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी वर्ण होती है। क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपकी वर्ण होती है। ये ध्वनियाँ चिह्नित हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उनको कहीं ना कहीं हम आपको बता दें भैया, क्या कहते हैं? उनको हम कहीं ना कहीं वर्ण कहते हैं। जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, भाषा की सबसे छोटी इकाई हो, उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है। हिंदी में वर्णमाला में जो अक्षर हैं वो आपके 52 हैं। कहाँ से? छोटा आ से लेकर आप चलेंगे तो स्रा तक जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको 52 मिलेंगे। ठीक है। बिल्कुल, ये आपकी, जिनकी सहायता से अनेक शब्दों का निर्माण होता है। आ, ई, उ, ए, घा, चा, छा, सा आदि, ये वर्ण आपके वर्ण हैं। ठीक है। वर्णों की विशेषताएं आपसे पूछी जाए तो इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? इनके टुकड़े नहीं किया जा सकता, ये आप ध्यान रखना। जैसे आपने छोटा आ लिखा तो इसका कोई भी टुकड़ा नहीं कर सकते, आप तोड़ नहीं सकते। ये सबसे छोटी इकाई है। आपसे पूछा जाए वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई, तो आपका क्या होगा? वर्ण होगा। अभी आप ध्यान रखना, सिर्फ मैंने वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई बताई है आपको। इसके मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे मैंने लिखा राम, राम लिखा भैया, तो इसमें कहीं ना कहीं आपके वर्ण यूज हुए हैं। इनको मिलकर के शब्द का निर्माण होता है। ठीक है। आपसे पूछा जाए वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। ये आप ध्यान रखेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी जाए तो क्या होती है? स्वर्णिम होती है। स्वर्णिम क्या होता है? किसी अक्षर को बोलने में जो टाइम, कम से कम टाइम लगता है, उसको कहीं ना कहीं स्वर्णिम कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें। ऐसी ही वीडियो हम पर डे आपको लेके आएंगे। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे तहे दिल से जो आने वाले नए मेहमान हैं उनका भी स्वागत है। वर्णमाला, वर्णमाला शब्द वर्ण प्लस माला से मिलकर बना है। यानी कि जो वर्णों की व्यवस्थित माला है उसको ही कहीं ना कहीं वर्णमाला कहते हैं। जैसे ये फूलों की माला बनी हुई है भैया, आप देख रहे हैं, ऐसे ही वर्णों की माला बनाई गई है। तो उसके जो समूह हैं, यानी कि क्रमांक समूह है, उसको ही कहीं ना कहीं वर्णमाला कहते हैं। जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन सब से उस भाषा की वर्णमाला बनती है। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं। आगे चलते हैं। वर्णमाला का आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बिल्कुल, आगे बढ़िए। हिंदी में वर्णमाला। अब आपको बात करते हैं स्वर। स्वर क्या होते हैं? जो अपने आप में स्वतंत्र हों, यानी किसी की सहायता से ना बोले जाएं, उनको हम कहीं ना कहीं स्वर कहते हैं। समझ गए? स्वर कितने होते हैं? आपके 11 होते हैं स्वर। कितने? 11। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ।
यानी आपके जो स्वर हैं वो 11 हैं। आपने छोटे पे 13 पढ़े होंगे, लेकिन अब छोटे वाली बात भूल जाइए, आपको याद रखना है 11। अगर आपसे कुल पूछे जाए कुल स्वर कितने हैं, तब आप 13 मारोगे। आपसे बोल दिया जाए कि स्वर कितने हैं, तो 11 हैं। ठीक है। और आपको जो 13 पढ़ते हैं, एक आता है आपका अंग और एक आ जाता है आहा। ये आहा और अंग जो क्या है, ये विसर्ग में चले जाते हैं। बिल्कुल। फिर व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन मैं आपको बताऊं भैया, व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उनको कहीं ना कहीं व्यंजन कहते हैं। ये आपने देखा होगा नीचे हलंत लगा हुआ है। इस हलंत का मतलब होता है का। माना कि का पे अगर आपका हलंत लगा है तो ये आपका कहीं ना कहीं आधा है, लेकिन इससे जो छोटा आ मिलता है जाके, तो ये पूरे का निर्माण करता है। आप समझ गए होंगे। यानी व्यंजन जो है छोटा आ की सहायता से यानी स्वर की सहायता से बोले जाएं उनको कहीं ना कहीं व्यंजन कहते हैं। अयोग बहा अंग और आहा होते हैं। इनकी संख्याएं आपको ध्यान रखनी है। स्वर 11, व्यंजन 33, अयोग बहा 2, और अन्य जो अंगहा और यानी कि लुंठित व्यंजन है ये 2 होते हैं आपके। और संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें कहीं ना कहीं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा किससे मिलकर बना है? तो छा आपका का प्लस सा से मिलकर बना है, यानी ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बिल्कुल साथियों। और त्रा किससे मिलकर बना है? त्रा मिलकर बना है ता और प्लस रा से मिलकर बना है। ठीक है। और आपका ज्ञा किससे मिलकर बना है? ज्ञा बना है भैया जा और प्लस वहां से मिलकर बना है। ठीक है। और एक आपका स्रा रह जाता है, तो ये सा और प्लस रा से मिलकर बना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख करके रख लेना। आपको बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली ये वीडियो है आपके लिए। वीडियो को पूरा वॉच करें, वर्णमाला आपको समझ में आ जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। अगली स्लाइड पर चलते हैं। वर्ण। वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आपका स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर मैंने आपको बताए जो किसी की सहायता से ना बोले जाएं वो आपके स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है। और व्यंजन जो स्वर की सहायता से बोले जाएं उनको व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या आपको मिलेगी 33। ठीक है। आगे स्वर मैंने आपको बताया, स्वर वे दुनिया हैं जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं। ये बोलने में सिर्फ अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। अब स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 3 भागों में बांटा गया है, आप ध्यान रखेंगे। हर्ष स्वर की बात करते हैं। सबसे पहले हम हर्ष स्वर की बात करते हैं। आप ध्यान से सुनना। हर्ष स्वर क्या होते हैं? जिनको बोलने में सबसे कम टाइम लगे। क्या बोला मैंने भैया? सबसे कम टाइम लगे उनको कहीं ना कहीं हर्ष स्वर कहते हैं। यानी कि एक आपका आएगा छोटा आ, ठीक है, छोटी ई, छोटू ऊ, और एक आपका आता है रिर। तो आपके जो हर्ष स्वर हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है। नंबर 2 पे आपका दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर क्या कहता है? दीर्घ स्वर जिसमें बोलने में भैया हर्ष स्वर से दुगना टाइम लगे उनको कहीं ना कहीं दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ होता है, ठीक है, बड़ा आ भी होता है, बड़ी ई होती है, और आपकी क्या बड़ी ई के बाद बड़ू ऊ होता है, ए होता है, आए होता है, और ओ होता है, और एक औ आता है। ठीक है, बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब फिर उसके बाद आता है आपका प्लुत स्वर, 3rd नंबर। यानी कि प्लुत स्वर क्या होता है? जिसको बोलने में दीर्घ स्वर से भी दुगना टाइम लगे उनको प्लुत स्वर कहते हैं। आपने देखा होगा गांव में जो नाम लेते हैं, गांव में भैया कोई बंदा आपसे दूर है और आप नाम लेके उसका कैसे बुलाते हैं? जैसे आप बोलते हैं किसी का नाम है राजू,
राजू, तो वो क्या कहेंगे, दूर खड़े होके बोलेंगे अरे रजुआ, यानी कि कुछ टाइम लिया, बाद में बोलने का कुछ टाइम लिया, तो दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम लिया उन्होंने, तो उसे क्या कहेंगे, प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर आपका क्या होता है, ओम होता है, ये भी आप ध्यान रखना। इसे कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके आपने देखा होगा लिखा हुआ, ऐसे करके लिखा हुआ हो देखा होगा, ये आप समझ गए होंगे। ओम यानी दीर्घ स्वर से भी दुगना टाइम लग रहा है, तो उन्हें कहीं ना कहीं आपका प्लुत स्वर बोलते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। बिल्कुल, अगली स्लाइड पर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। हर्ष स्वर मैंने आपको सब बता दिया कि हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम टाइम लगे उनको हम क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। मैंने आपको 4 बताए, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ऋण का प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में होता है। तत्सम में मैं आपको समझाऊंगा, जैसे ऋषि, ऋतु, कृपा, सृष्टि आदि। ठीक है, हिंदी में इस स्वर का उच्चारण री के रूप में होता है, जैसे लिपि में ऋण का प्रयोग प्रचलित है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष से दुगना टाइम लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये आपको मैंने दे रखे हैं इधर, बिल्कुल आप समझ जाइए। कितने होते हैं ये, 7 होते हैं। प्लुत स्वर मैंने आपको बता दिया, दीर्घ स्वर से भी दुगना टाइम लगे उनको कहीं ना कहीं आपको प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वरों की मात्राएं शब्दों को लिखने में स्वर 2 रूपों में प्रयुक्त होते हैं। एक अपने मूल रूप में, मूल रूप के एक ये है, ये चीजें आपकी मूल रूप में आती हैं। मात्रा के रूप में आप समझ गए होंगे, मैंने आपको बताया था कैसे यूज करते हैं। जैसे आपने का लिखा प्लस ओ लिख दिया, का प्लस ओ लिख दिया, तो ये को हो गया, आप समझ गए ना। तो इसको मैंने मात्रा के रूप में यूज कर लिया। तो ये मात्राएं तो आपसे इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जो कि पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने समझाने के लिए आपको ये मात्राएं ले ली हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या कहती है, अयोग बहा। अयोग बहा क्या होते हैं, स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त, यानी स्वर जो हो गए और व्यंजन हो गए, उनके अतिरिक्त भी 2 वर्ण पाए जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं अयोग बहा कहते हैं। जैसे अंग और आहा, इन दोनों का उच्चारण स्वरों के बाद संभव होता है, व्यंजन से पहले लेकिन स्वरों के बाद होता है। ठीक है, स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण व्यंजन भी नहीं बन पाते और स्वतंत्र रूप से गति में होने के कारण स्वर भी नहीं कह पाते। ठीक है, इसीलिए इन दोनों को किस में रखा गया है, अयोग बहा में रखा गया है। अनुस्वार और अनुनासिक की बात करते हैं। अनुस्वार क्या होता है, जो डंडा के ऊपर एक बिंदी रखी जाती है उसे अनुस्वार कहते हैं। और अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक मैंने कहा एक डंडा लगाया और चंद्र बिंदी रखी, तो ये अनुनासिक हो गया। अनुनासिक यानी नाक के साथ जिसका भी उच्चारण हो उसको अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, जिसका उच्चारण करते समय ध्वनि केवल नाक से निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। का उच्चारण भी स्वरों के साथ होता है। इसका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा हल्का होता है और इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। किसका, अनुनासिक का। कभी कभी अनुस्वार व अनुनासिक प्रयोग में शब्द को अर्थ भिन्न हो जाता है। जैसे आप बोलेंगे पक्षी, एक क्रियापद है। ठीक है, विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण हा के समान होता है, हा आहा। आप बोलेंगे आहा, यानी कि प्रातः, आपने लिखा प्रातः, तो इसमें ये क्या आ गया, आपका विसर्ग आ गया। ठीक है, ये ज्यादातर संस्कृत में यूज होता है। अगली स्लाइड पर व्यंजन। व्यंजन मैंने आपको बता दिए। व्यंजन क्या होते हैं, जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं उनको कहीं ना कहीं आप व्यंजन कहते हैं। का वर्ग आता है, का वर्ग में ये आपके व्यंजन हैं, 5 होते हैं। फिर चा वर्ग आता है, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग आता है। अंतस्थ व्यंजन यार अलावा ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन सा 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 हा, 4 ये होते हैं। संयुक्त व्यंजन छात्रा ज्ञासरा, ये भी 4 होते हैं। और अन्य आपको डा ढा यानी बिंदी नीचे लगी होती है, इन्हें कहीं ना कहीं लुच्छित व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण भी होता है। स्पर्श व्यंजन आते हैं। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं भैया, आप समझिए, देखिए बिल्कुल 3 प्रकार से इन्हें हम बांटते हैं व्यंजनों को, 3 प्रकार से। एक स्पर्श व्यंजन आता है। स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक होता है, यानी टोटल आपके कितने होते हैं, 25 होते हैं। ठीक है, एक वर्ग में 5,
तो 5 वर्ग हो गए आपके का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और एक पा वर्ग, यानी 25 होते हैं टोटल। आप इनको ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल, जीभ जो है इनको स्पर्श करके बोलती है, मुंह के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करके बोले उनको कहीं ना कहीं स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 होते हैं, मैंने आपको पीछे बताया, यार अलावा उस व्यंजन भी 4 होते हैं, सा 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 हा। और उच्चारण, ये 3 आपके व्यंजन हो गए। अब उच्चारण के अनुसार 2 भेद होते हैं, उच्चारण के अनुसार 2 भेद होते हैं, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। ये इतना समझ में आया होगा। अब उच्चारण के अनुसार आपसे पूछा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं, एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्पप्राण क्या होते हैं? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे और कम प्रयत्न करना पड़े उन्हें कहीं ना कहीं आपका अल्पप्राण कहते हैं। अल्प मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे किसी वर्ण को तो आधी हवा निकले आपके मुंह से, आधा मुख खुले, तो उनको कहीं ना कहीं अल्पप्राण कहते हैं, ठीक है। महाप्राण आता है, महाप्राण किसे कहते हैं? यानी उच्चारण करते समय अधिक समय लगे, यानी अधिक मुंह खुले, अधिक वायु निकले आपको, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं महाप्राण कहते हैं। इनसे आपको क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, आप भी याद कर लेना, आपका अल्पप्राण और महाप्राण नहीं छूटेगा। फिलहाल एक स्लाइड लेता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। बिल्कुल, आप देखिए, ये आपका का वर्ग है, ठीक है, का, खा, गा, घा और एक आपका ले लिया अणा, ठीक है। फिर ये आपका चा वर्ग आता है, चा वर्ग में भी आप समझ गए होंगे। फिर चा के बाद आपका आता है टा वर्ग, टा वर्ग में भी आपके आते होंगे, ठीक है। फिर आपका ता वर्ग आता है, ता वर्ग में भी आप देख रहे होंगे। फिर एक लास्ट में आता है आपका पा वर्ग, ठीक है। इसमें से आपको अल्पप्राण, महाप्राण ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको डिवाइड कर लीजिए, आप समझिए चीज़ों को। बिल्कुल वीडियो को पूरा वॉच करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको लग कैसी रही है। ये आपका पहला वर्ग है, ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और 1 मिनट, ये आपका चौथा है और ये आपका 5वां हो जाता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए पहले अल्पप्राण, कौन सा? अल्पप्राण। अल्पप्राण मैंने कहा कि जिसमें बोलने में कम हवा निकले उनको अल्पप्राण कहते हैं। मैंने कहा पहला वर्ग ले लो, तीसरा वर्ग ले लो और 5वां ले लो, ये आपके अल्पप्राण होते हैं। यानी पहला, तीसरा और 5वां, इनके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे, इनके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे आपके, वो कहीं ना कहीं आपके भैया क्या हो जाते हैं? अल्पप्राण हो जाते हैं। ये आप कतई ना भूलें, ठीक है। अल्पप्राण समझ गए होंगे, पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग जो आपका क्या होता है? वो आपका अल्पप्राण होता है। बकाया आपका क्या बचा? महाप्राण। महाप्राण आपका क्या होता है? दूसरा वर्ग और आपका चौथा वर्ग महाप्राण होता है। यानी खा और घा आपका क्या हो जाएगा? महाप्राण में आएगा। आपको ऑप्शन कैसे मिलेंगे? आपसे पूछेगा निम्न में से अल्पप्राण कौन सा है, तो 3 महाप्राण दे देगा, 1 अल्पप्राण दे देगा। समझ रहे हैं ना? ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम में। डेफिनेटली 100% आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं भैया। उच्चारण के आधार पर भेद, मैंने आपको अभी ये बता दिए, अल्पप्राण, महाप्राण, ठीक है, ये महाप्राण दिए, ये अल्पप्राण दिए, आपको इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पीछे क्या बताया, ये ट्रिक याद करवाई है, ये ट्रिक आप याद ध्यान रखना, बस इन्हीं ट्रिक से आपको क्या मिलेगी? सफलता मिल जाएगी, ठीक है। बिल्कुल, ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं भैया। अगली स्लाइड पर आप देखिए वर्णों का उच्चारण स्थान, ये भी मैंने आपको समझा दिया, थोड़ी स्लाइड मैंने ऐसी ले ली है फालतू, इसके लिए बेहद सॉरी। अब देखिए नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? नासिक के व्यंजन जो नाक से बोले जाते हैं, यानी कि एक आपका अंग होता है नासिक, और जो वर्ग होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, इनके जो 5वें अक्षर होते हैं कौन कौन से? अणा, उआ, अणा, ना और मा, तो ये आपके नाक से बोले जाते हैं, तो इन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं, ठीक है। दंत का मतलब क्या होता है? जो दांतों से बोले जाएं, दांतों से बोले जाएं भैया, उनको कहीं ना कहीं आपका क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। मैं इनको समझाता हूं, फिर से आप स्लाइड लीजिए एक बार, देखिए समझिए। देखिए मैंने आपको क्या कहा, का वर्ग ले लिया मैंने, ठीक है, का वर्ग ले लिया, फिर मैंने कौन सा लिया?
चा वर्ग ले लिया, चा वर्ग के बाद टा वर्ग ले लिया, फिर उसके बाद ता वर्ग ले लिया, ता के बाद एक ले लिया मैंने पा वर्ग। ठीक है, का वर्ग जो का में क्या आता है, का खा गा गा घा। आप बोलोगे इनको तो कहाँ से बोलोगे, कंठ से बोलोगे, कहीं ना कहीं कंठ से, यानी जो आपकी वायु जो टच करेगी आपके कंठ को टच करेगी। इनको बोल के देखिए। ठीक है, चा वर्ग आपका कहाँ से होगा, चा चा, आप बोल के देखिए चा, बिल्कुल कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, चा आपका जाएगा तालू पे, तालू पे जाएगा। ठीक है, और फिर टा वर्ग आपका मूर्धन्य जाएगा, टा टा, यानी कि मूर्धन्य क्या होता है, मूर्धन्य होता है तालू और दांतों के बीच की जो जगह होती है उनको कहीं ना कहीं मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, मूर्धन्य हो गया ये। और फिर उसके बाद ता वर्ग, ता वर्ग किस में जाएगा, दंत में जाएगा। दांत यानी ता बोलोगे तो आपका जो जीभ है वो दांतों को टच करेगी। और पा, पा वर्ग आप दे, पा बोल के देखिए, बिना ओठों के बोल नहीं सकते, तो ये आपका ओष्ठ हो गया, ओष्ठ हो गया। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। ये वर्ग आप नोट कर लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, फिलहाल पीछे स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, यानी ता वर्ग मैंने आपको क्या बताया था, और ला और सा भी आपके ये किससे बोले जाते हैं, दंत से बोले जाते हैं। मूर्धा से मैंने आपको बताया कौन सा वर्ग, मूर्धन से टा वर्ग बताया, और अणा रा और ये सा बोला जाता है। दंतोष्ठ यानी दांत में भी जीभ लगे, ओठों को भी स्पर्श किया जाए तो वाह, वाह हो जाएगा आपका। ओष्ठ सिर्फ ऊ और पा वर्ग, कंठोष्ठ से औ ये बोले जाएंगे। समझ गए ना आप, बिल्कुल कंठ ओष्ठ से ओ और औ, और तालव्य से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको सब समझाया है, बिल्कुल एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा भैया। आपको मैंने ये लिखित में ले लिया है और मैंने आपको शॉर्ट में भी समझा दिया है। इनकी स्क्रीनशॉट ले लेना, आप रख लेना लिख कर, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर मिलेंगे। अगली स्लाइड पर, हाँ अगली स्लाइड पर क्या है, अघोष है भैया। अघोष वर्ण यानी कि स्वर तंत्रियों के आधार पर इनको दो वर्गों में बांटा गया है, एक अघोष है और एक सघोष है। अघोष वर्ण किसे कहते हैं, अघोष यानी कि आपकी जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है, यानी कि बोलने पर कंपन ना उत्पन्न हो, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल कौन से होते हैं आपके, मैं आपको बता दूं। अघोष में मैंने आपको बता दिया, जो वर्ग बताए हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, तो पहला और दूसरा वर्ग जो है वो आपका अघोष कहलाता है। ठीक है, और जितने ऊष्म व्यंजन है, हा को छोड़ के ऊष्म व्यंजन है वो भी आपके अघोष होते हैं। सघोष वर्ण जिनको बोलने में कंपन उत्पन्न हो, सा अघोष, सा माने सहित, जिनको बोलने में कंपन उत्पन्न हो उनको सघोष कहते हैं। वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग कहीं ना कहीं आपका सघोष होता है। ठीक है, सभी स्वर भी आपके सघोष होते हैं, ये भी ध्यान रखना। व्यंजन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के वर्ण, जो दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उनको कहीं ना कहीं आपका क्या कहते हैं, हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मैंने आपको पीछे बता भी दिया, का और सा के मेल से छा बनता है, ता और आ के मेल से त्रा बनता है, जा और वहां के मेल से ज्ञा बनता है, पीछे मैंने आपको बताया है। बिल्कुल, ये आपकी लास्ट स्लाइड थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी आपकी बिल्कुल मुफ्त में कराई जाएगी, कोई भी चार्ज नहीं भैया, कोई भी फालतू की बकवास नहीं प्रकाश क्लासेस पे, बस आपके ओनली कंटेंट की बात की जाती है। जय हिंद साथियों।